वह शांत और स्थिर लाउंज के बीच में खड़ी टीवी पर प्रसारित हो रही खबर सुन रही थी। पलकें शांत होकर झपकने से इनकार कर रही थीं। हाथों में थमी किताबें एक झटके से जमीन पर गिर पड़ीं। अफरीदी विला में उस वक्त गहरा सन्नाटा छाया हुआ था, लेकिन वह दिल दहला देने वाली खबर थी, जिसकी गूंज हथौड़े की तरह सबके कानों पर बरस रही थी। उनके दिल की धड़कनों को थाम गई थी। विला का हर सांस गहरी अनिश्चितता के घेरे में था और वह पत्थर की मूर्ति बन गई थी। अभी कुछ ही दिन तो बीते थे उन्हें। एक हुए, एक खूबसूरत जिंदगी की शुरुआत हुई। अब तक तो उसके हाथों पर लगी मेहंदी का रंग भी फीका नहीं पड़ा था। वैसा ही गहरा था जैसा उस शख्स का प्यार, उस शख्स की वफा थी। अभी तो इस नाजुक जान लड़की को उस शख्स का साथ नसीब हुआ था और इतनी जल्दी उससे उसका साथ छीन लिया गया था। क्या उसकी खुशियों की मियाद इतनी कम थी? काली ठोर नजरों में तेजी से नमी उतरने लगी। शरीर कांपते हुए कंपन की हालत में आ गया था। होंठ कांपने लगे। वह बेसुध सी होकर नक्कार में सिर हिला गई। नहीं, उसका रब उससे उस शख्स को नहीं छीन सकता था। उसके साथ यह जुल्म नहीं हो सकता था। यह गहरा सदमा था या भयानक पल। उसकी नसें सुन्न होने लगीं। आंसू पलकों की बाट तोड़ते हुए गालों पर बह निकले। टांगें सुन्न होने लगीं और अगले ही पल वह सदमे को बर्दाश्त न कर पाते हुए जमीन पर गिरती चली गई। हिना, उसके नाम की पुकार से अफरीदी विला के दरो दीवार और मजबूत स्तंभ कांप उठे। आजाद कश्मीर में बने अफरीदी विला में उस वक्त जश्न का माहौल था। हर सुर में ठहाके गूंज रहे थे। हर सांस के चेहरे पर रौनक ही रौनक थी। और हो भी क्यों ना, आज अफरीदी विला के दो लाडले निकाह जैसे पवित्र और खूबसूरत बंधन में बंध गए थे। सुहाग के जोड़े में सजी व स्टेज पर फूलों से सजे खूबसूरत सोफे पर विराजमान थी। पहलू में अफरीदी विला का खूबसूरत शहजादा गहरी आंखों में जीत की चमक लिए सरशार सा बैठा, अपने हाथों की बेबाकियों से आयशा की जान पलों में सजा गया था। आयशा की पीठ पर रखा उसका हाथ कभी उसके पहलू को छूता तो कभी कमर पर रेंगता। उसके वजूद में सिहरन सी दौड़ गई थी। वह शर्म और हया के एहसास तले दोहरी सी होती। उसकी ओर मुड़ गई जिसकी आंखों में आज अलवी चमक डेरा जमाए हुए थी। प्यार को जीत लेने की, अपनी जिंदगी को हासिल करने की। वह सरशार था क्योंकि उसके पहलू में उसका प्यार उसकी जौजियत में आते पूरे हक से विराजमान थी। अरसलान, प्लीज बस करे, मध्यम लहजे में वह विनती करती हुई बोली। अरसलान ने मुस्कुराहट दबाते हुए उसके पहलू को मुट्ठी में भींच लिया। मैंने तो अभी कुछ किया ही नहीं। ये जुमला तो आज शब जफाफ की रात तुम्हारे होंठों से निकलना चाहिए था। नहीं, वो उसे तंग करता, जॉनी लफ्जों का चयन करता। आखिर में उससे हामी भी मांग रहा था। आयशा की रंगत सुलगते तांबे की तरह लाल थी। ये शख्स जितना शरीफ था सबके सामने, उससे कई गुना ज्यादा यह शख्स उसके लिए बेबाक और बेशर्म था। आपको आपको जरा भी शर्म नहीं है? वो कमर से हाथ हटाए। सब नजरों का केंद्र हम ही हैं। किसी ने आपकी यह बेशर्मी देख ली तो मैं क्या जवाब दूंगी? वह सब मेहमानों की तवज्जो अपनी ओर केंद्रित देख लज्जित और हंसी हुई थी। कह देना पति है मेरा। इन लम्हों का उसने बेसब्री से इंतजार किया है कि कब तुम मेरी महरम बनो, तुम्हें छूने का हक हासिल हो और मैं तुम्हारे स्पर्श से खुद को सैराब करूं। कहना कि तुम्हारा पति तुमसे इतना प्यार करता है कि एक पल भी तुमसे दूर रहना उसके लिए अजाब है, फिर जानती हो क्या होगा? वह मखमूर लहजे में कहते आखिर में भौहें उचकाकर सवाल करता हुआ बोला। आयशा जो एकाएक उसकी ओर होंठ सिकोड़े हैरानी से देख रही थी, उसके सवाल पर परेशान हुई, जबकि लफ्जों के सबब दिल की धड़कनों में उथल-पुथल मच गई थी। क्या होगा? आयशा ने बनावटी गुस्से में पूछा। फिर ये सारे मेहमान जल्दी-जल्दी अपने घर को रवाना हो जाएंगे और रुखसती में जो इतनी देरी हो रही है ना, वह नहीं होगी। वे तुम्हें जल्द से जल्द मेरे हवाले कर देंगे। आयशा, वह रसान से उसे समझाता, आखिर में कंधे उचका गया। और आयशा उसकी सारी प्लानिंग से वाकिफ होने के बाद बेदक उठी। असल इरादा इस शख्स का रुखसती जल्द से जल्द कराने का था। अरसलान, आप निहायत ही बेशर्म हो गए हैं। जरा सब्र नहीं है आप में। उसे आंखें दिखाए वह अपने तेवर से डांट रही थी। अरसलान की हिम्मत, 5 साल के लंबे इंतजार के बाद तुम्हें पाया है। और कितना इंतजार करूं? न मुझ में सब्र है न बर्दाश्त। बस मुझे तन्हाई चाहिए और तुम। अरसलान उसके कान के करीब झुकता, गंभीरता से कहता। आयशा को और नर्वस कर गया। बेचैनी उसके अंगों से जाहिर थी।
वह उसके लिए उसकी पसंद में सजी उस पर हलाल हो चुकी थी। वह और सब्र नहीं कर पा रहा था। आयशा ने शर्म और हया के एहसास तले अपनी नज़रें झुका लीं। आने वाले लम्हों के बारे में सोचते उसकी ज़बान पर ताला लग गया था, जबकि हथेलियाँ और नन्हा-सा माथा पसीने से तर हो गया था। इस शख्स के लफ्ज़ों से झलकती तीव्रता और तड़प ने उस पर यह बात ज़ाहिर कर दी थी कि वह आज उसे रिहाई किसी सूरत नहीं देगा, न ही उसे अपने रंग में, अपनी कुर्बत में भिगोने से बाज़ आएगा। वह लफ्ज़ आने वाले लम्हों के लिए खुद को तैयार करने लगी थी। यार चाचा, एक कमरे से दूसरे कमरे में ही तो जा रही है वह, और आप सब यूँ रो रहे हैं गोया मैं उसे दूसरे मुल्क ले जा रहा हूँ अपने साथ। आयशा को यूसुफ अफरीदी के सीने से लगे रोते देख वह खासी नाराज़गी से बोला था। उसके आंसू उसे हमेशा से बर्दाश्त नहीं थे। उसकी आंखों में आंसू क्या, नमी की एक रत्ती भी आ जाए तो उसे नमी की वजह को वह ख़त्म करने के लिए पागल सा हो उठता था। सब उसके संवेदनशील अंदाज पर नम आंखों से मुस्कुराते नक्कार में सिर हिला गए। जब अपनी बेटी को यूं रुखसत करोगे तब तुम मेरी कैफियत का अंदाजा लगा पाओगे। अभी तो बेटी ले जा रहे हो ना, जब बेटी दोगे ना तब जानोगे कि बाप अपने जिगर का टुकड़ा देता है बेटी के साथ, चाहे फिर रुखसती एक कमरे से दूसरे कमरे तक ही क्यों ना हो। यूसुफ साहब अपने आंसू साफ करते अरसलान के कंधे पर हाथ मारते हुए बोले। अरसलान मुस्कुरा गया। अगर आप मेरी बीवी मेरे हवाले करेंगे, तभी मैं उस कैफ़ियत से गुज़र पाऊँगा ना। लेकिन यहाँ जारी आँसुओं की बरसात देखते, मुझे ये कुछ असंभव सा लगता है। आयशा यूँ ही उसे बेबाक नहीं कहती थी। उसकी बात के ज़बानी मायने को समझते, वह सब ख़फ़ा और शर्मिंदगी में डूब गए थे। जबकि आयशा पर इतनी ख़फ़ा ग़ालिब आ गई थी कि वह अपना चेहरा यूसुफ़ साहब के सीने में छिपा गई। जी भरकर तैश आया था उसे इस शख़्स पर। 4 रुफ़िया, बेटी को छोड़ा, रुखसती तो हो ही गई है। अहमद अफरीदी बेटे को मलामत भरी नज़रों से देखते अपनी बेगम को हुक्म ले गए, जो तनाव में सिर हिलाते आयशा को लेते अरसलान के कमरे की ओर बढ़ गई। अरसलान अहमद साहब को अपनी ओर देखते खिसियानी सी हंसी हंस गया। उसे कब वह अपना कदम आगे बढ़ाता, जेब में बजते फ़ोन ने उसकी तवज्जो अपनी ओर खींच ली। ज़रूरी कॉल देखते वह सबसे इजाज़त मांगता वहां से चला गया। पर तुम्हारी तो छुट्टियां थी ना बेटा। फिर इस तरह फ़ौरन उन्होंने क्यों बुला लिया? अरसलान ने जो खबर आकर उन्हें दी थी, उसे सुनने के बाद अहमद साहब और फ़ातिमा बेगम चिंतित हो गए। अपनी माँ की बात पर वह होंठ खोल गया। माँ, सियाचिन में विरोधियों ने अचानक हमला बोल दिया है और हेडक्वार्टर ने हर सिपाही को ऑन ड्यूटी वहाँ मौजूद होने का ऑर्डर देते सबकी छुट्टियाँ मुलतवी कर दी हैं। वह उन्हें नरमी से समझाने लगा। अहमद साहब बेटे की मजबूरी जानते, उसे समझ चुके थे। लेकिन फातिमा बेगम सख्त नाराज थीं। आज ही शादी हुई है अरसलान, तुम्हारी। तुम्हारी बीवी तुम्हारे कमरे में बैठी तुम्हारा रास्ता तक रही है। वह इसे कैसे बर्दाश्त करेगी? फातिमा बेगम को आयशा की फिक्र खाए जा रही थी। अरसलान का दिल यक बस्ता सा गया। नई नवेली दुल्हन को यूं छोड़कर जाना कहाँ उसके बस की बात थी। लेकिन वर्दी पहनते वक्त उसने कसम खाई थी कि यह सरजमी उसकी जान से भी ज्यादा अजीज और पहली प्राथमिकता है, और उसकी हिफाजत उसके लिए सबसे ऊपर है। माँ, पहली बार तो नहीं है, पहले भी तो मैं कई कई महीने घर नहीं आता। होठों पर हल्की मुस्कुराहट सजाए वह नरम भरे लहजे में बोला। पर पहले वह तुम्हारी बीवी नहीं थी अरसलान। फातिमा बेगम झुंझला सी गईं। न जाने क्यों दिल तैयार नहीं था उसके जाने से। माँ, फौजी की बीवी है। उसे हर हाल में मजबूत रहना होगा। सब जानते बूझते उसने मेरा साथ कबूल किया है। अब इतनी छोटी बातों पर उसे कमजोरी और बेबसी का इजहार करना सही नहीं देगा। बस मुझे हिम्मत है माँ। मैं जाने के बाद वह खुद के साथ साथ आपको भी संभाल लेगी। इतना यकीन है मुझे मेरी आयशा पर। लहजे में घमंड और प्यार ही प्यार छिपा था। आयशा के लिए कभी तैश तो उन आंखों में देखा ही नहीं गया था। क्यों बेटे के हौसले पस्त कर रही हो बेगम? फौजी जवान है मेरा बेटा। मौत नसीब हुई तो शहीद और फतह नसीब हुई तो गाजी। दोनों सूरतों में जीत हमारी ही है। जा बेटे, यह वक्त उसके साथ गुजार जो अब तेरी जिंदगी की साथी है। फिर सुबह रवानगी भी तो है। अहमद साहब, जो रॉकिंग चेयर पर झूलते किताब के पन्ने पलटने में मशगूल थे, अपनी जगह से उठते अरसलान के सामने आते उसकी पीठ थपकते हुए फख्र और मजबूती से बोले। फातिमा बेगम मुश्किल से मुस्कुराईं।
बेटी की जान उन्हें अजीज थी, लेकिन उसका फर्ज सबसे पहले था। मैं चलता हूँ। फिर अब से मैं भी बीवी वाला हूँ। क्या पता देर से आने पर तकिया और कंफर्टर मुंह पर मार दे, कमरे से बेदखल ही कर दे। अपनी माँ के चेहरे पर गुस्सा देख वह माहौल को फिर खुशनुमा बनाने की खातिर मजाकिया लहजे में बोला, वह बहुत मासूम है, कभी ऐसा नहीं करेगी। उसकी उम्मीद के मुताबिक फातिमा बेगम ने फौरन से आयशा की तारीफ की। तौबा करे माँ, आपकी बहू कितनी छंट है, ये बस मैं ही जानता हूँ। वह फौरन बिदक कर कहता, उस कमरे में ठहाके का सबब बना। अपने माँ बाप को मुस्कुराता देख वह सुकून से मुस्कुराते वहां से निकलता चला गया था। उसके कमरे में उसके बेड पर आज पूरे हक से बैठी वह तेज धड़कती धड़कनों के हमराह उसका इंतजार कर रही थी। उनकी मोहब्बत को आज मंजिल मिल गई थी। बचपन से उसका नाम वह अपने नाम के साथ सुनती आई थी और आज दिल में अरसलान की मोहब्बत परवान चढ़ती आई थी, जो अब इश्क में बदलते उसकी सांसों की जमानत बन गया था। वह उसके जज्बात और आने वाले खूबसूरत लम्हों को सोचते होठों को कुचल रही थी। जब कमरे का दरवाजा खोलकर वह होठों पर एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट सजाए अंदर दाखिल हुआ, आयशा ने उसकी ओर एक नजर देखकर नजरें झुकाईं। वह लुक ही इतना वजीरा था। काले बाल जेल से सेट किए, तराशी हुई मूंछें और दाढ़ी, खड़ी सतवा नाक, अन्नाबी होंठ पर मुस्कुराहट और मोहब्बत और शौक से लबरेज उसकी सलेटी नजरें। जबकि अरसलान उसे अपनी बीवी के रूप में उस कमरे में मौजूद होने पर रब का ढेरों शुक्रगुजार हुआ था। लगता है कोई खूबसूरत ख्वाब है। मैं इतना भी कैसे खुशकिस्मत हो सकता हूँ कि बचपन की चाहत इस तरह आसानी से आज मेरी महरम बने मेरे पास है। आयशा के करीब बैठते, उसका मेहंदी रंगा हाथ थामते, गंभीर लहजे में हैरानी से बोला, रब, सच्ची मोहब्बतों पर कौन कह देता है अरसलान। जब दोनों तरफ नियत निकाह की हो, तो फिर मोहब्बत का अंजाम निकाह ही होता है। आयशा मध्यम लहजे में जवाब देती हुई बोली, हाँ, हेडक्वार्टर से फोन आया था आयशा। अरसलान ने बात की तमीज बांधी। वह आयशा के रिएक्शन को सोचते परेशान सा था, न जाने वह कैसे इजहार करती। आयशा की पकड़ अरसलान के हाथ पर मजबूत हुई। गोया दिल ने अंदेशा दे ही दिया था कि फिर दोनों के बीच एक लंबा हिज्र हायल होने वाला है। सुबह रवानगी है मेरी, उम्मीद है तुम फौजी की बीवी होने का सबूत दे दो। बहादुरी का प्रदर्शन करोगी आयशा। अरसलान नजरें उसके मेहंदी रंगे हाथ पर जमाए, अपने हाथों की उंगलियां उसके नक्शो निगार पर फेरते गंभीरता और नरमी से बोला। आयशा के दिल की धड़कनें एक लम्हे के लिए खामोश हुईं। वजूद में यक एक एहसास उतरता चला गया। यह दर्द और तकलीफ का एहसास था। अरसलान उसे खामोश पाते उसकी ओर मुड़ा, जो आंखों में नमी लिए उसके मुड़ने पर मुस्कुरा दी। जब आपने इस वतन की हिफाजत के लिए यह वर्दी पहनी थी, मैं तब भी आपसे मोहब्बत करती थी अरसलान। आप जब जब अपना फर्ज निभाने गए हैं, मैंने तब तब आपको मुस्कुराहट के साथ रुखसत किया है। पहले मैं कमजोर थी, लेकिन ये जानने के बाद कि मुझे एक वतन के वफादार सिपाही की जिंदगी में शामिल होना है, मैं खुद को मजबूत कर गई हूँ। जानती हूँ हिज्र हमारे बीच हायल होने वाला है, लेकिन मैं मजबूत रहूंगी, क्योंकि मेरी मजबूती आपको मजबूत बनाएगी। जाने से पहले कुछ कीमती लम्हे मेरी झोली में डाल जाइए कि मैं इसके सहारे हिज्र को सह पाऊं। अरसलान के दोनों हाथों को अपने हाथों में जकड़े व होठों पर हल्की मुस्कुराहट ले अपने उजले नरम अंदाज में कहते, अरसलान को मुस्कुराने पर मजबूर कर गई थी। तुम्हें देखकर हर बार क्यों लगता है कि जिंदगी खूबसूरत से खूबसूरतर है? क्यों तुम में ऐसी कशिश है जो दुख और तकलीफ में भी डूबने के बाद मुझे तुम में आराम दे जाती है? मैं खुद को खुशकिस्मत समझूं या तुम्हारा एहसान कि तुम मुझे मिली। अरसलान उसके करीब आते उसके चेहरे को हाथों के प्याले में थामे मोहब्बत से भरे लहजे में बोला। वह उसकी आंखों को ठंडक बख्श जाती थी। हाँ, मैं खुशकिस्मत हूँ अरसलान, कि मुझे इतना चाहने वाला, इज्जत करने वाला नेक हमसफर मिला, जिसकी हर बात में मेरा जिक्र शामिल है, जो हर लम्हा मुझे यह एहसास दिलाता है कि मैं उसके लिए अहम हूँ, जिसके लिए मेरी खुशी, मेरी मुस्कुराहट सबसे बढ़कर है, मेरे लिए दुनिया से लड़ जाने वाला। आप कहते हैं एहसान। एहसान तो आपने मुझ पर किया है। मेरे पाँव ज़मीन पर नहीं टिक रहे। गोया 7वें आसमान पर हूँ मैं इस वक़्त। ये सोच ही कितना सुकून देने वाली है कि मैं लेफ्टिनेंट कर्नल अरसलान अफरीदी की जौजा हूँ। उसका हर लफ्ज़ मोहब्बत से भरा था।
अरसलान महज मोहब्बत भरी नज़रों से उसकी ओर देखता गया। यह लड़की उसके सब्र का इनाम थी। वह लोदेती नज़रों से उसके नक्श को देखने लगा। काली आँखें, जिनमें उस वक़्त नमी के साथ-साथ मोहब्बत का थपेड़े मारता समंदर भी लहरा रहा था। छोटी-सी नाक, जिसमें छोटी-सी सुनहरी बाली डाली हुई थी, और होंठ, आज गुलाबी होंठों को रंगा गया था। एकाएक उसे कमरे के माहौल का एहसास हुआ। हर जगह गुलाब ही गुलाब थे। एक उसके दस्तरस में मौजूद गुलाब था जो अब उसके जज़्बात को सीने में जगा चुका था। कमरे में चलती मद्धम सी लाइट्स और कैंडल्स की खुशबू कमरे की खामोश फ़ज़ा में शामिल होते कमरे को महकाने लगी थी। इस रात का एक-एक लम्हा कीमती है आयशा, और मैं इन लम्हों को ज़ाया नहीं करना चाहता। आयशा के करीब से और करीब आते हुए गंभीर लहजे में कहते, उसके ज़ेवर उतारने लगा। आयशा की पलकें भारी होते गालों पर साया बन गईं। उसकी नज़रें उसके इरादों को साफ कर गई थीं। वह तीव्रता से काँप उठी थी। लेकिन यह वक़्त आना ही था। वह उसका महरम था। उसे उसका हक देते, उसकी कुर्बत में भीगते, उसे इन खूबसूरत लम्हों के ज़रिए असर ही तो अपनी ज़िंदगी गुज़ारनी थी। मैंने बहुत बेसब्री से इस पल का इंतज़ार किया है आयशा। जब मैं पूरे हक से तुम्हारे करीब आते, तुम्हारी साँसों में साँसें भर दूँ, तुम्हारे स्पर्श से अपने बेचैन दिल को चैन पहुँचाऊँ। मखमूर लहजे में कहते, वह आयशा का झुका चेहरा देख उसकी ठुड्डी अपनी 2 उँगलियों की मदद से उठाते, उसकी काँपती पलकों पर अपने होंठ रखते। आयशा की गाल तक में सुकून शामिल कर गया था। होठों की गुस्ताखियाँ बढ़ाते हुए उसके हर नक्श पर अपना भीगा स्पर्श सब करते, उसकी सांसों से अपनी सांसों का तालमेल जोड़ गया। आयशा के हाथ बिसाकता उसकी गर्दन के गिर्द लिपटे। यह शख्स इतनी नरमी से उसे छू रहा था कि वह घबराने के बजाय उस स्पर्श से उतरते, अपनी रगों में सुकून महसूस करते, मदहोश होते, उसके स्पर्श में ने उसका साथ देने लगी। उसकी सांसों पर पहरा बिठाते, उसे बेड पर झुकाता चला गया। आयशा की सांसों को रिहाई बख्शने, अरसलान उसकी गहरी सांसें भरते वजूद और अपनी तीव्रता से लाल पड़ते, उसके होठों को शौक और खुमार भरी नज़रों से देखते, उसकी कमर में एक झटके से हाथ ले जाकर उसकी कुर्ती की जिप खोल गया। आयशा की बेतरतीब सांसें और बेतरतीब हो गईं। पलकों ने उठती नज़रों को बेपर्दा करने से इनकार किया। अरसलान की नज़रों की तपिश से पिघलते वो अपना चेहरा फेर गई। अरसलान की नज़र उसकी नंगी दूधिया पीठ पर पड़ी। जवां जज्बातों में गोया आग सी भड़क उठी थी। इस नाजुक वजूद को खुद में भींचते, वह आज हर हद पार करने का इरादा करते, उसकी कमर पर झुक गया। आयशा उसके होंठों को अपनी कमर पर समाते, महसूस करते, बेडशीट को मुट्ठियों में भींच, उसके स्पर्श की तीव्रता को बर्दाश्त करने लगी। उसके होंठ उसकी कमर पर अपने निशान छोड़ते, उसकी दूधिया कमर को दागदार कर गए थे। और सलान प्लीज़। उसे लगा था वह इस शख्स की कुर्बत बर्दाश्त कर पाएगी। लेकिन नहीं, वह मोम की तरह पिघलने लगी थी। इस शख्स के स्पर्श में शामिल तीव्रता उसे काँपने पर मजबूर कर गई थी। अरसलान की ओर पलटते उसके सीने में अपना आप छिपाए विनती कर गई। इतने करीब आते, अब दूर जाकर मैं अपने साथ ज़ुल्म नहीं कर सकता आयशा। मुझे इन लम्हों में जीना है और फिर एक सुनहरे कागज़ पर इन लम्हों को दर्ज करते अपने साथ ले जाना है, ताकि तुमसे दूरी सहने रूह ना बने। जज़्बात से भरी गहरे लहजे में कहते। उसे खुद से जुदा करते, उसकी कुर्ती ज़रा-सी सरका, उसकी गर्दन पर झुकते, अपना तीव्रता भरा स्पर्श छोड़ने लगा। आयशा को आखिरकार उसकी तीव्रता के आगे हार मानते हुए, उसकी गर्दन में बाहें डालते हुए, उसे खुद को समर्पित करना पड़ा। रात सरकती जा रही थी और अरसलान के स्पर्श में शामिल तीव्रता में इज़ाफ़ा होता चला जा रहा था। दोनों इस तन्हाई में एक दूसरे के वजूद में गुम, मसर्रत की वादी में कदम रखते हुए हर चीज़ से बेखबर हो चुके थे। वक़्त जुदाई आ ठहरा था। वह उसकी कुर्बत की बारिश में भीगी, उसके सिर पर कैप रखते हुए उसके हाथ में अब घड़ी पहना रही थी। आंसू थे, जो आंखों से बरसने को तैयार थे। दिल का दर्द हद से ज़्यादा था। उसने खुद पर सब्र के पहरे बिठा लिए थे, तो दूसरी तरफ वह भी सब्र के कठिन दौर से गुज़र रहा था। दोनों खामोश थे और यह खामोशी बहुत कुछ कह रही थी। अरसलान, अपना ख़्याल रखिएगा। ज़्यादा बहादुरी मत दिखाइएगा। मेरी खातिर लौट आइएगा। वह और खुद पर काबू नहीं कर सकती थी। उसके सीने से लगी नम लहजे में कहते हुए उसकी नज़रें भी नम हो गई थीं। अरसलान ने उसकी कमर के गिर्द बाहें डालीं। मौत मुकर्रर है।
मेरे लिए तो तिरंगे में लिपट कर आना एक इज़्ज़त है और तुम्हारे लिए भी होना चाहिए। मैं चाहता हूँ मेरी बीवी फ़ख्र से कह सके कि उसका पति मुल्क की हिफ़ाज़त करते हुए शहीद हुआ है। अरसलान की बात सुनते वह तड़प कर रो पड़ी। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी। कल कह तो गई थी कि वह मज़बूत है, लेकिन अब उसे रुख़सत करने का वक़्त आ ठहरा था, तो उसे मालूम हुआ था कि वह कितनी कमज़ोर है, या ये शख़्स उसकी कमज़ोरी है। उसका कलेजा उस वक़्त फटने के करीब था। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है अरसलान, आपको लौट कर आना होगा, मेरे लिए, हमारे लिए। वक़्त रुख़सत आ ठहरा है तो मेरा दिल चीख-चीख कर पुकार रहा है। अरसलान, मेरा तो गुज़ारा नामुमकिन है आपके बिना। उसके रोने में इज़ाफ़ा हो गया था। तड़प और तकलीफ़ ही ऐसी थी कि आवाज़ जज़्बात की तीव्रता से काँप रही थी। अरसलान ने नम आँखें बंद करते हुए नम्मी को खुद में उतारा। तुम्हारा रोना मुझे कमज़ोर कर रहा है आयशा, मेरी आयशा, इतनी कमज़ोर भी नहीं। दुआ करना, या तो गाज़ी बनकर आऊँ या शहीद। इस वतन की मोहब्बत मेरे लिए सारी मोहब्बतों से पहले है। इस सरज़मीन के लिए कुर्बान होना मेरी ख्वाहिश है आयशा। आयशा को खुद से जुदा करता, उसके आँसू साफ करते हुए, हब्बे वतनी के जज़्बे से भरे लहजे में बोला। आयशा ने नकार में सिर हिलाते हुए, अपने निचले होंठ को दाँतों तले दबाते हुए उसके चेहरे को एकटक देखते हुए, अपनी सिसकी काबू की। इस दिलकश चेहरे को अपनी नज़रों में बसाना चाहती थी। अपना ख़्याल रखना, मेरी जुदाई में कमज़ोर ना हो जाना। तुम मेरा गुलाब हो जिसे मैं शादाबी से खिलता हुआ देखना चाहता हूँ। मुरझाना मत। और हाँ, अगर मुझे आने में देर हो जाए तो इन हाथों को बेरंग मत होने देना। आयशा, मुझे इस पर ये खिलता मेहंदी का रंग बहुत पसंद है। वह मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखते पीछे की सिम कदम बढ़ाता हुआ कह रहा था, और आयशा को अपनी जान जाती हुई महसूस हो रही थी। खुदा हाफ़िज़ जाने दिल, बहुत याद करूँगा मैं तुम्हें और तुम भी मुझे याद करती रहना। उसकी आवाज़ गलगल हो गई थी। उसे कब वह लड़की उसकी आँखों से ढलकता आँसू देखती और हौसले पस्त करती रोती, वह पलट गया। पीछे मुड़कर नहीं देखा था। जानता था एक कदम भी पीछे पलटा तो ठहर जाएगा, और उस वक़्त उसके वतन को उसकी ज़रूरत थी। आयशा तीव्रता से रोते हुए गाड़ी के स्टार्ट होने की आवाज़ सुनते तेज़ी से ग्लास वॉल की ओर दौड़ी। वह जा रहा था। उसकी गाड़ी अफरीदी विला के दरवाजे तक पहुँच गई थी। आयशा को लगा उसका वजूद अधूरा रह गया। वह उसके बैक मिरर से देखते अपनी काबू से लाल होती आँखों पर चश्मा लगाए अपना हाथ खिड़की से बाहर निकालकर हिलाया गया। वह उसे खुदा हाफ़िज़ कह रहा था। आयशा ग्लास वॉल पर हाथ रखे, दूसरा हाथ हिलाते, उसका अमल दोहराते ज़मीन पर बैठती चली गई। वह उससे मोहब्बत और वफ़ा का दावेदार होने के साथ-साथ वतन का भी वफ़ादार था, एंड हर हब्बे वतनी के लिए सबसे पहले उसका वतन था, उसकी सरज़मीं थी, जिस पर कुर्बान होने की ख्वाहिश हर सिपाही की दिली आरज़ू होती है। लगभग 1 हफ़्ता गुज़र गया तो उससे रुखसत हुई। उस शख़्स की ख्वाहिश के मुताबिक वह सारा दिन हँसती, मुस्कुराती थी, लेकिन रात होते ही कमरे की तन्हाई बिच्छू की तरह डंक मारने लगती थी। हालात बिगड़ गए थे। अफरीदी विला के किसी फ़र्द से अरसलान का राब्ता नहीं हुआ था, और अपनी तन्हाई से डरते और दूर भागने की खातिर वह फिर से अपनी पढ़ाई शुरू कर चुकी थी। आज भी रोज़मर्रा के मुताबिक सब लाउंज में बैठे चाय से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे और टीवी देख रहे थे। अनवीए अपनी किताबें लिए अपने कमरे की ओर बढ़ रही थी, जब टीवी पर प्रसारित होती खबर ने सबको अपनी ओर मुतवज्जह किया। नाज़रीन, एक अहम और दिल दहला देने वाली खबर से आपको आगाह करते चले। सियाचिन में दुश्मनों की तेज़ गोलाबारी के नतीजे में बर्फ़ का तूदा गिरने से हमारे 3 फ़ौजी जवान शहीद हो गए हैं। ये खबर किसी ताज़ियाने से कम न थी। वह फ़ौरन पलटी। दिल ने तीव्रता से अरसलान की सलामती की दुआ माँगी, जिनमें लेफ्टिनेंट कर्नल अरसलान अफरीदी, और अगले ही पल उसकी दुआ रद्द कर दी गई। सबसे पहला नाम ही अरसलान का था। उसने बेयकीनी में डूबे नक्कार में सिर हिलाया। खबर एक बार फिर प्रसारित हुई। फिर अरसलान का नाम लिया गया और बताया गया कि लाशें अब तक रेस्क्यू टीम ढूंढ नहीं पाई हैं। लाश, उसके अरसलान को जहां जिंदा दिल इंसान कहा जाता था, वहां आज लाश कहा जा रहा था। वह शांत और स्थिर खड़ी टीवी पर प्रसारित होती खबर सुन रही थी। गहरी बेयकीनी ही बेयकीनी थी, बल्कि शांत होकर झपकने से इनकार कर रही थी।
हाथों में थमी किताबें एक झटके से ज़मीन पर गिर पड़ीं। अफरीदी विला में उस वक़्त गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। महज़ वह दिल दहला देने वाली खबर थी जिसकी गूंज हथौड़े की तरह सबके कानों पर बरस रही थी। उनके दिल की धड़कनों को थाम गई थी। विला का हर साँस गहरी बेयकीनी के घेरे में था और वह पत्थर की मूर्ति बनी हुई थी। अब भी कुछ दिन ही तो गुज़रे थे उन्हें। एक हुए, एक खूबसूरत ज़िंदगी की शुरुआत हुई। अब तक तो उसके हाथों पर लगी मेहंदी का रंग भी फीका नहीं पड़ा। वैसा ही गहरा था जैसे उस शख्स की मोहब्बत, उस शख्स की वफ़ा थी। अभी तो इस नाज़ुक जान लड़की को उस शख्स का साथ नसीब हुआ था, पर इतनी जल्दी उससे उसका साथ छीन लिया गया। क्या उसकी खुशियों की मियाद इतनी कम थी? काली ठोर नज़रों में तेज़ी से नमी उतरने लगी। शरीर काँपते हुए कंपन की हालत में आ गया था। होंठ काँपने लगे। वह बेसुध सी होकर नक्कार में सिर हिला गई। नहीं, उसका रब उसे उस शख्स को नहीं छीन सकता था। उसके साथ ये ज़ुल्म नहीं हो सकता था। ये गहरा सदमा था या भयानक लम्हा। उसकी नसें सुन्न होने लगीं। आँसू पलकों की बाढ़ तोड़ते गालों पर बह निकले। टाँगें सुन्न होने लगीं और अगले ही पल वह इस सदमे को बर्दाश्त न कर पाते ज़मीन पर गिरती चली गई। आयशा! उसके नाम की पुकार से अफरीदी विला के दर-ओ-दीवार और मज़बूत स्तंभ काँप उठे थे। तो फिर उसकी ख्वाहिश पूरी हुई थी। वह इस वतन की मिट्टी पर कुर्बान होते शहीद हुआ था। वह गाज़ी नहीं, शहीद बनकर अब झंडे में लिपटा उसके पास आने वाला था। अरसलन, अरसलान उठ जाइए। देखिए ना आपने कहा था कि हाथों की मेहंदी का रंग हल्का नहीं होना चाहिए। ये देखिए, नहीं हुआ। होता भी कैसे? ये तो आपकी मोहब्बत का रंग था ना अरसलान? मेरी बात नहीं मानेंगे आप? मैंने कहा था ना आपको लौट कर आना है। अब आप इतने भी क्यों खफ़ा हैं कि मुझे देख ही नहीं रहे? मुझसे बात ही नहीं कर रहे? उठ जाइए ना अरसलान। देखिए ना, देखिए, मैंने अपने चेहरे की शादाबी मान नहीं पड़ने दी, अपनी आयशा को। अब आप रुलाएँगे क्या अरसलान? आपने कभी मुझे रुलाया नहीं है, कभी मेरी कोई बात रद्द नहीं की। उठ जाइए ना। उसके सुकून भरी अब्दी नींद सोए, झंडे में लिपटे वजूद की ओर देखते, वो भीगी दिल दहला देने वाली आवाज़ में कहते, वहाँ मौजूद हर साँस का कलेजा चीर गई थी। अरसलान को उठता न देख वह चीख पड़ी थी। अरसलान का चेहरा किसी को दिखाया नहीं गया था। वह इतना मस्त हो गया था कि देखने के काबिल नहीं था। वहाँ मौजूद फौजी जवान की सख्त तलकीन थी कि कोई अरसलान का चेहरा नहीं देख पाया। अहमद साहब ने कई विनतियाँ तक कीं, लेकिन उनकी एक भी नहीं सुनी गई थी। उनका कहना था कि हेडक्वार्टर से ऑर्डर है, जिसके सबब वे भी मजबूर हैं। माँ, इनसे कहिए ना कि उठ जाएँ, वरना मैं नाराज़ हो जाऊँगी। फिर मानूँगी भी नहीं, चाहे यह कुछ भी कह ले। माँ, आप कहिए ना, ताया जान पहचान आप कहिए ना। फातिमा बेगम तुम्हारे सदमे के इतने निढाल हो गई थीं कि अरसलान का आखिरी दीदार करवाए उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा था। आयशा अहमद साहब और अपनी माँ जान से मुखातिब हुई, जो बेबस खड़े मातम गुनाह से थे। अहमद साहब, बेटी को संभालिए, देर हो रही है, जनाजे की तदफीन भी करनी है। वहाँ मौजूद उसके साथी जवान ने अहमद साहब को मुखातिब किया। सहर बेगम आगे बढ़ती बेटी को संभालने की कोशिश करने लगी, जो उसके जनाजे को जकड़े नकार में सिर हिला रही थी। नहीं, नहीं, मैं नहीं जाने दूँगी। मैं कहीं नहीं जाने दूँगी अपने अरसलान को। माँ, इन्हें रोकिए ना। तायाजान खुदा के लिए इन्हें रोकिए। मेरे अरसलान को मुझसे मत छीनिए। मुझे मेरा अरसलान दे दीजिए। वह चीखते हुए कह रही थी और सहर बेगम से मुश्किल हो रहा था उसके बिखरे वजूद को संभालना। आखिरकार जनाजे को उठाया गया और आयशा के अरसलान को हमेशा के लिए उससे दूर ले जाया गया। आयशा चीखते-चीखते अब अपने होश-ओ-हवास गँवा चुकी थी। यह सदमा इस नाजुक जान की बर्दाश्त के काबिल नहीं था। रात की अंधेरी में सिर से पाँव तक काले कपड़ों में मलबूस व नकाबपोश, रात की अंधेरी का हिस्सा बना, मुस्तैदी से अफरीदी विला के लाउंज की दीवार पार कर रहा था। लाउंज में कदम रखते ही उसने नकाब से झांकती काली आंखों से उस खास कमरे की खिड़की को देखा, जो उसका निशाना था। वहां मौजूद पाइप पर नजर पड़ते ही उसकी आंखों में मुस्कुराहट का असर नुमायां हुआ था। अगले ही पल वह कमाल महारत से उस पाइप पर रेंगता उसी कमरे की बालकनी तक आया। एक गहरी सांस भरते हुए उसने चमकती नजरों से ग्लास वॉल को हाथ से सरकाते कमरे में कदम रखा। मध्यम लैंप की रोशनी में डूबे इस कमरे में उसकी नजरें सीधे बेड पर लेटे नाजुक वजूद पर
केंद्रित हुईं, जो सीने से एक तस्वीर लगाए नींद में महव थी। भारी कदम उठाते उसके करीब आते उसके सिरहाने पर बैठा। बेहद नरमी से उसके हाथों से तस्वीर निकालते हुए, उसने अपनी नज़रों के सामने की तस्वीर में नज़र आते यूनिफ़ॉर्म में मलबूस अरसलान को देखते, वो जबड़े भींचते लाल नज़रों का रुख आयशा के चेहरे पर मलफूफ कर गया। गालों पर मौजूद आँसुओं के मिटे निशान देखते, वो बिना लम्हा की देरी किए उसके चेहरे पर झुकते, उसके दोनों गालों पर अपने दहकते होंठ रखते सुकून से आँखें मूंद गया। न जाने कितनी देर वह उसके नक्श को होठों से छूता रहा। जब उसकी नींद इतनी पक्की देखी, उसके माथे पर शिकनों का जाल बिछ गया। नज़रें उसने साइड टेबल पर मौजूद दवाइयों पर केंद्रित की और अगले ही पल उसकी नज़रों में कहर और गुस्सा लहराया। अपनी जान को हलकान करने की सज़ा तो लाज़िमी मिलेगी तुम्हें, जाने जान। ठंडे लहजे में उन दवाइयों को अपने हाथों में जकड़े कहते, वह आयशा की ओर झुकते उसकी गर्दन पर अपने दांतों का दबाव डालते निशान छोड़ गया। जल्द आऊंगा मिलने और फिर मुलाकात तवील होगी। उसके चेहरे को उंगलियों की पोरों से छूते मखमूर लहजे में कहते, वह जैसे आया था वैसे ही काली रात का हिस्सा बने अफरीदी विला से निकलता चला गया। आज उससे मिलिट्री हॉस्पिटल ज्वाइन करना था। ट्रेनिंग उसकी मुकम्मल हो चुकी थी और आज उसकी ड्यूटी का पहला दिन था। काले कपड़ों में मलबूस वो वॉशरूम से भीगे बालों में हाथ फेरते आईने के सामने आई थी। ड्रेसिंग टेबल पर रखा ड्रायर उठाता उसका हाथ शांत हो गया था। नज़र तेजी से आईने में दिखाई देते अपने अक्स पर पड़ी थी। वह हनूक बनी थी। वजह गर्दन पर नजर आता वह लाल निशान था। आंखें हैरत और तहरीर से फैल गईं। रात अरसलान की याद इतनी जोरावर थी कि नींद उससे रूठ चुकी थी। यह अलग बात थी कि उसे रोज ही सोने के लिए दवाई का इस्तेमाल करना पड़ता था, लेकिन कल उसने डबल डोज ली थी। उसे अच्छी तरह याद था, वह अरसलान की तस्वीर से ढेर सारी बातें करते नींद में डूब गई थी। फिर यह निशान कैसा था? वह उलझ सी गई थी। यह निशान किसी कीड़े के काटने का नहीं था। वह शादीशुदा थी। अरसलान के साथ एक रात कुर्बत में गुजार चुकी थी, जहां उसकी गर्दन और कमर पर ऐसे बेशुमार निशान वह सब कर गया था। लेकिन अब यह निशान उसकी गर्दन पर कैसे आया? आयशा ने खौफ से थूक निकलते कमरे में नजर दौड़ाई। सब कुछ वैसा ही तो था। क्या कमरे में कोई आया था? नहीं, बाहर इतनी सख्त सिक्योरिटी तैनात है। आखिर कौन आएगा? उसके दिमाग में एक सोच ने गुंडली मारी और अगले ही पल वह अपनी सोच झटक गई। मैं ज्यादा ही सोच रही हूँ। कीड़ा काट गया होगा कोई। निशान पर हाथ फेरते वह अपने आप को तसल्ली देते अपने दुपट्टे से वह निशान छिपा गई। इस निशान को देखकर पहली सोच उसके दिमाग में आई थी, वह किसी और के दिमाग में भी आ सकती थी। इसी सबब एहतियाती तदबीर अपनाते वह अपने बाल सुखाने लगी। बाल सुखाते वह साइड टेबल की ओर बढ़ी थी। जहां अपनी दवाइयां न पाते उसे फिर अचंभा हुआ। अब लपक पाते वह घड़ी में वक्त देखते, देर का ख्याल करते जल्दी से तैयार होने लगी। पहले ही दिन लेट जाना उसकी इमेज खराब कर सकता था। ये सारी बातें वह बाद में सोचने का इरादा रखती थी। बेटा, हॉस्पिटल जाने से पहले दानिश से मिल लेना। मैंने कह दिया है तुम नाश्ते पर आ रही हो। वह अभी लाउंज में आई थी जब अहमद साहब की बात सुनते उसके चेहरे पर नाराजगी फैल गई थी। कुछ यही हाल फातिमा बेगम का था, जबकि सहर बेगम बेटी की ओर महज खामोशी से देखती ही रह गई, जिसने हर खुशी खुद पर हराम कर ली थी। बाबा, मैं आपको पहले ही कह चुकी हूँ, मैं अरसलान की थी और उनकी ही रहूंगी हमेशा। किसी और को अपनी जिंदगी में शामिल नहीं करूंगी। आयशा ने काबू से उनकी ओर देखते गंभीरता से कहा। अहमद साहब ने घूर कर उसे देखा। मैंने तुमसे तुम्हारी राय नहीं पूछी आयशा। बताया है कि दानिश मुझे पसंद है और आज तुम उससे मिलने जा रही हो। अब मैं एक लफ्ज नहीं सुनूंगा। अरसलान तुम्हें खुश देखना चाहता था। इस तरह हर खुशी खुद पर हराम करते नहीं। अरसलान को जाना था, वह चला गया और अब तुम्हें आगे बढ़ना होगा। अहमद साहब का लहजा सख्त था। आयशा ने आंसू भरी नजरों से उनकी ओर देखा। वो कैसे उन्हें अपनी कैफियत बताती कि वह अरसलान से बेवफाई नहीं कर सकती थी। ओपन कैफे के उस टेबल पर दानिश के मुकाबिल बैठी वह लफ्जों के ताने बाने बुन रही थी कि कैसे दानिश से सारी बात कहते हुए उसने इस रिश्ते से पीछे हटने पर आमादा करे। वहीं दानिश उसके खूबसूरत चेहरे पर नजर जमाए उसके बोलने का मुंतजिर था। दोनों इस बात से अनजान थे कि कोई आंखों में कहर और गुस्से की लाली उन दोनों को यूं खोल रहा है गोया वह नजरों की तपिश से उन्हें झुलसा देना चाहता हो।
मैं जो बात करने जा रही हूँ, यकीनन वह आपको नागवारा गुज़रेगी, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं। मेरी इस शादी में रज़ामंदी शामिल नहीं, आप मेरे माज़ी से वाकिफ़ हैं। मैं अरसलान से बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ। इस कदर कि उनके जाने के बाद मैं उनके नाम के सहारे सारी ज़िंदगी गुज़ारना चाहती हूँ। वह तो मुझसे दूर चले गए, लेकिन अब मैं उनके नाम को खुद से जुदा नहीं करना चाहती। आयशा ने बात की तमीद बांधी और फिर अपने दिल की सारी बात कहती चली गई। दानिश के तासुरात बिगड़े, तो आप मुझसे क्या चाहती हैं? वह सीधा मसले की बात पर आया। आयशा ने अपने बाल कान के पीछे उड़ते उसकी ओर देखा। उसे यूं महसूस हो रहा था मानो वह किसी की नजरों के घेरे में है। उसे अपना आप तपिश में झुलसा महसूस हुआ। उसने आसपास नजरें घुमाईं, उन नजरों को तलाश करना चाहा, लेकिन सबको अपनी जात में मग्न देख वह दानिश की ओर मुतवज्जह हुई, जो उसके जवाब का ही मुंतजिर था। बाबा चाहते हैं कि हमारी शादी हो जाए। आयशा ने अहमद साहब का जिक्र छेड़ते बात मुकम्मल करनी चाहिए, जब उसकी बात काट गई। और आप चाहती हैं कि मैं उन्हें मना कर दूं इस शादी से, ये कहकर कि आप मुझे पसंद नहीं आए? दानिश ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा। आयशा इस बात में सिर हिला गई। वेल, ये मेरा खुद के साथ एक जुल्म है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? जब आपकी मर्जी और खुशी इस रिश्ते में शामिल नहीं है, तो इस रिश्ते को बनाना महज एक बेवकूफ़ी है। आप फ़िक्र नहीं करें, मैं अहमद साहब से बात कर लूँगा। दानिश के लम्हों पर हल्की मुस्कुराहट का बसेरा था। बेशक आयशा उसे पसंद थी, लेकिन वह रिश्तों में जबरन का कायल नहीं था। आयशा के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई और उसकी यह मुस्कुराहट किसी के सीने में जलते भंवर से जला गई। बहुत शुक्रिया आपका दानिश। आयशा ने तशक्कुर भरी नज़रों से उसकी ओर देखते शुक्रिया अदा किया। इट्स ओके आयशा, लेकिन मैं यह ज़रूर कहना चाहूँगा कि अरसलान बहुत खुशकिस्मत है कि आपकी मोहब्बत के हकदार बने। आयशा को कुर्सी से उठता देख वह कुर्सी से पीठ टिकाए। गोया हुआ हम मैं खुश नसीब हूँ कि अरसलान मुझसे मोहब्बत करते थे। ये लफ्ज़ फांसी के जैसे थे जो उसकी रूह में चुभे थे। होठों पर सुकून भरी मुस्कुराहट सजाए गोया हुआ दानिश सिर को झुका गया और आयशा वहां से निकलती चली गई। वह हाथ में मोबाइल थामे तेज तेज कदम उठाती आगे बढ़ रही थी कि एकाएक उसका हाथ किसी शिकंजे में कैद हुआ और उसे खींचते कमरे में लाते दरवाजे से लगा गया। आयशा ने चीखने के लिए होंठ खोले, जब सामने वाले ने उसके होठों पर हाथ रखते उसकी चीख का गला घोंट दिया। आयशा की आंखें हैरत की ज्यादा से फैल गईं, अपने सामने काले नकाबपोश को देखते उसे अपने होशो हवास मुअत्तल होते महसूस हुए। सामने वाले की काली खूनालुदा नजरों में आग सी तपिश देख उसका दिल थक से रह गया था। क्यों आई हो उस शख्स से मिलने? क्यों उससे हम कलाम हुई? क्यों मुस्कुराई? बोलो, जवाब दो मुझे। उसके चेहरे के करीब चेहरा लाते ठंडी आवाज में गरजते आयशा का वजूद कांप उठा। वह कैसे आखिर जवाब देती? उसके हाथ तले उसके होंठ कैद थे। वह सिर को दाएं बाएं करते सांसों के लिए तड़प उठी थी। सामने वाला उसके होठों को आजादी बख्शते उसके कंधों को जकड़ गया। छोड़ो मुझे। आखिर हो कौन तुम? और किस हक से मुझसे ये सवाल पूछ रहे हो? किस हक से मुझे छू रहे हो? छोड़ो वरना चीखूंगी मैं। आयशा गहरी सांस भरते अपने कंधों से उसके हाथ आजाद कराने की कोशिश करते चीखी, जब सामने वाले ने उसके हाथों को एक हाथ में जकड़े दीवार से लगाते उसके होंठ पर नकाब में छिपे अपने होंठ रख दिए। आयशा का वजूद पत्थर का बना। इस जुर्रत पर वह दंग रह गई। हक तो बहुत से हासिल है मुझे, अभी जता नहीं रहा, वह अलग बात है। मुझे मजबूर मत करो आयशा अफरीदी कि मैं आखिरी कदम उठाते तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए अपने पास कैद कर लूं। तुम मेरी, सिर्फ मेरी। तुम्हारे होंठों पर मुस्कुराहट लाने का सबब अगर कोई गैर मर्द बना, तो तुम मुझे उन होंठों पर ऐसा गैर डालते पाओगी जो लफ्जों में बयान करना भी मुश्किल है। उसके होंठों को छूते कान की लौ को अपने होंठों में दबाते उसके कान में सरगोशी कर गया। आयशा के आंसू बहते उसके गालों की जीनत बने। मैं मैं शादीशुदा हूँ। प्लीज दूर हट जाओ, मेरे करीब मत आओ, मुझे मत छू। आयशा ने भरी हुई आवाज में विनती की। शादीशुदा हो तभी किसी गैर के साथ मौजूद थी, हंस रही थी, बातें कर रही थी, और वह गैर मर्द तुम्हारे हुस्न को निहार रहा था। सामने वाला अब तक वह मंजर याद करते सुलग रहा था। सीने में जो आग दहक चुकी थी, वह आयशा के स्पर्श को महसूस करते भी कम न हुई थी। शादी करना चाहता था मुझसे। मैं
मैं मना करने आई थी। सामने वाले को अपने कान के पास झुकते देख खौफ उसके दिल में कुंडली मारे बैठ गया था, जिसके असर व वजाहत दे गई। सामने वाले के तासुरात और सख्त हो उठे। अब तुम्हारी दहलीज पर कोई रिश्ता नहीं आएगा, और जो तुम्हारी तमन्ना लिए तुम तक आएगा वह वापस जिंदा नहीं जाएगा। ये मेरा वादा है तुमसे। आयशा। उसके गालों को थपथपाते व लहजे में ऐसा वहशियाना तासुर लिए गोया हुआ कि आयशा की रीढ़ की हड्डी सनसना उठी। मैं मैं अपने शौहर को तुम्हारे बारे में बताऊंगी, वह तुम्हें छोड़ेगा नहीं। आयशा चीख उठी। खौफ के सबब मज़ाह का ख़्याल व शौहर जो साल पहले मर चुका है, उसे बताओगी तुम? सामने वाले का लहजा मज़ाक उड़ाता था। आयशा अरसलान के बारे में इन लफ्ज़ों को सुनते तैश में आते अपना हाथ उठा गई। उससे कब उसका हाथ सामने वाले के गाल की ज़ीनत बनता, उसका हाथ जकड़े अपने होंठों से लगा गया। ये हाथ महज़ चूमने के लिए बने हैं, स्वीटहार्ट, मारने के लिए नहीं। तुम खुद ही सोचो, मिलिट्री डॉक्टर हो और बातें बच्चों जैसी कर रही हो। कहती हो शादीशुदा हूँ, फिर कहती हो वह आदमी तुमसे शादी करना चाहता है, और फिर कहती हो शौहर को बताऊंगी, उस शौहर को जो मर चुका है। तुम्हें यह कहना चाहिए था कि तुम बेवा हो, जो मैं जानता हूँ। सामने वाला साफ उसका मजाक उड़ा रहा था। आयशा के आंसुओं में रवानी आई थी। वह इस शख्स की बेहिसी को देख गई। मैं चाहे बेवा ही सही, लेकिन तुम्हारी नहीं हूँ। सुना तुमने? अरसलान से इश्क करती हूँ और सारी जिंदगी उनसे ही करती रहूंगी। मरती मर जाऊंगी, लेकिन किसी और की तरफ नजर उठाकर देखूंगी नहीं। आयशा खौफ भुलाए तैश में डूबे ठंडी बेरुखी से बोली थी, जबकि मुजाहिम अब जारी थी। वह किसी भी तरह इस शख्स की पकड़ से आजाद होना चाहती थी। तुम मेरी तरफ नजर उठाकर देखोगी भी, और उन नजरों में बेपनाह मोहब्बत भी शामिल होगी, और मेरी बाहों में टूटकर बिखरते मुझ में पनाह तलाश भी करोगी, और ये बहुत जल्द होगा। मार्क माय वर्ड्स जान, इस बात को ज़हन नशीं करो। अब से तुम्हारी सोचों पर महज मैं हावी रहूंगा। किसी और के बारे में सोचना तो दूर, तुम किसी और का ज़िक्र तक इन होठों पर लाई तो उसी पल अपनी सांसों से ज़्यादा करीब पाओगी मुझे। ठंडे लहजे में उसे तंबीह करते, उसे अपनी पकड़ से आज़ाद करते, किसी छलावे की तरह वहाँ से गायब हो गया था। उसके जाते ही आयशा ज़मीन पर बैठती चली गई। कैफ़े के आखिरी कोने में मौजूद इस स्टोर रूम में उसकी दबी-छिपी सिसकियाँ गूंज रही थीं। वह होश बाख्ता सी अपने होठों को, कान की लौ और हाथों को रगड़ रही थी जहां इस शख्स ने अपना स्पर्श छोड़ा था। गोया वह इस शख्स का स्पर्श मिटाना चाह रही थी। जल्दी चलो आयशा, कुछ सिपाही जख्मी हुए हैं। हमें फौरन वहां तिब्बी इमदाद लेकर जानी है। वह अपने केबिन में उस नकाबपोश की तरफ से मौसूल हुए फूल डस्टबिन में फेंक रही थी जब उसका साथी डॉक्टर अफरा तफरी में उसके पास आते गोया हुए। आयशा ने बिजली की रफ्तार का मुजाहिरा करते अपना कोट पहनते कदम उनके साथ आगे बढ़ाए। लगभग 1 हफ्ता गुजर गया था, एंड उसे हर रोज उस शख्स की तरफ से फूल और कई तोहफे मौसूल हुए थे, जिन्हें वह डस्टबिन में फेंकते हुए कर जाती थी। यह शख्स कभी अरसलान की जगह नहीं ले सकता था। इस शख्स से उसे खौफ महसूस होता था, और खौफ से ज्यादा नफरत। इस 1 हफ्ते में वह उसके रूबरू नहीं आया था। उन दिनों में रावी में चैन ही चैन था। मिलिट्री हॉस्पिटल से डॉक्टरों के 7 मेंबरों पर मुश्तमिल एक टीम तमाम तिब्बी इमदाद के साथ सरहद की तरफ रवाना हुई थी। आयशा ने अहमद साहब को फ़ोन करते आगाह कर दिया था कि शायद उसे लौटने में देर हो जाए। वह वैन की खिड़की से बाहर नजर आते खूबसूरत नज़ारों से लुत्फानंदोज हो रही थी जब वैन एक झटके से रुकी। आयशा और बाकी साथी हड़बड़ा से गए। चलो, निकलो सारे बाहर, जल्दी निकलो और कोई होशियारी नहीं करनी, वरना मौत के हवाले करने में ज़रा नहीं हिचकिचाएंगे हम। 5 से 6 हथियारों से लैस लोग अपने रुमाल से छिपाए चेहरों के साथ वैन पर हथियार से वार करते गरजे। कौन है ये लोग? आयशा ने खौफजदा होते अपने साथियों से पूछा। दहशतगर्द हैं शायद। चलो आयशा, फिलहाल उनकी बात मानने में ही हमारी भलाई है, डॉक्टर मरियम गंभीरता से कहते वैन से उतरी। आयशा भी उनके हमराह वैन से उतरी। उनके उतरते ही वह सब उन पर हथियार तान गए। चलो बेबियों, वहां खड़ी गाड़ी में जाकर बैठो। न तो सरहद पर तिब्बी इमदाद जाएगी, और न ही कोई डॉक्टर जब तक हुकूमत हमारे मांगों को नहीं मान रही। एक दहशतगर्द हवाई फायर करता चीखा। आयशा ने बमुश्किल अपनी चीख का गला घोंटा। दिल खौफ से कानों में धड़क रहा था। उसने ये फील्ड शौक से चुनी थी,
लेकिन अरसलान के चले जाने के बाद वह कमज़ोर से कमज़ोरतर होती चली गई थी। इन दहशतगर्दों के दरमियान में चलते वह सब उनकी गाड़ी में सवार हुए। आयशा ने नम नज़रों से मरियम की तरफ देखते अपनी जेब से फ़ोन निकालते मदद के लिए नंबर डायल करना चाहा जब एक दहशतगर्द की नज़र उस पर पड़ी। कहाँ था ना, होशियारी नहीं दिखानी, कहाँ था ना? फिर भी बाज़ नहीं आई तुम? वह दहशतगर्द आयशा के करीब आते, उसके हाथ से फ़ोन छीनते, उस पर फेंकते, उसके बालों को जकड़े, उसके गाल पर थप्पड़ रसीद कर गया। आयशा के होंठ के किनारे से खून बह निकला। ओए, इसके हाथ-पाँव बाँधकर इसे सबसे अलग कर। फ़ोन मिला रही थी ये, और बाकी सबको भी चेक कर। वह दहशतगर्द अपने साथी को हुक्म सादर कर गया। आयशा ने होंठ के किनारे से खून साफ किया। आंसू आंखों से बह निकले थे, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। वह नाजुक जान लड़की थी जिस पर एक खराश तक अफरीदी वुला के नफूस ने पड़ने न दी थी, और आज थप्पड़ खाए वह किसी बंदी की तरह हाथ पांव रस्सी में कैद की एक तरफ बैठी सिसक उठी थी। अरसलान की याद तीव्रता से सताने लगी थी। यह गाड़ी कहाँ जा रही थी, कहाँ नहीं, वह कुछ नहीं जानती थी। बस ऊंचा नीचा रास्ता था, जहां गाड़ी के साथ साथ इन सब का दिल भी खौफ से डोल रहा था। सब दिल ही दिल में मदद की दुआ मांग रहे थे। सिर्फ आयशा थी, जिसने तीव्रता से अपनी मौत की दुआ मांगी थी। उसका अरसलान भी शहादत हासिल कर चुका था, और अब वह भी शहादत हासिल करते अरसलान का साथ उस लाजवाब दुनिया में पाना चाहती थी। लगभग 2 दिन गुजर चुके थे। इन सब को इस तहखाने में दहशतगर्दों के मांगे पूरी नहीं की गई थी, और वह सख्त गुस्से में किसी एक डॉक्टर की मौत का नजराना हुकूमत को भेजना चाहते थे। सबके दिल ही खौफ से बंद होने के दहाने पर थे, माँ सिवाय आयशा के, जो तीव्रता से दुआ कर रही थी कि उसे चुन लिया जाए, और शायद यह कबूलियत की घड़ी थी। दहशतगर्द उसके करीब आते, उसे बाजू से जकड़े उस जेल नुमा चारदीवारी से बाहर ले आया था। इसे मार देते हैं, फौजी की बेवा है, हुकूमत फिर जरूर हमारे मांगों को पूरा करेगी। उनकी बात सुनते ही खौफजदा होने के बजाय मुस्कुरा दी थी। दहशतगर्द ने उसके होंठों की मुस्कान को अचंभे से देखा। मौत का खौफ धीरे धीरे देखने की कोशिश कर रहा था। जिनका कोई सहारा नहीं, मार दो मुझे। मौत का गम नहीं है मुझे, ये मौत तो मुझे मेरे अरसलान से मिलवा देगी। आयशा मुस्कुराते हुए मौत को खुशी से तस्लीम करने को तैयार थी। ठीक है, फिर तुम्हारी मुराद पूरी करते हैं। वीडियो स्टार्ट करो। अपनी गन लोड करता वह अपने साथी को हुक्म देता। आयशा को घुटनों के बल बिठा गया था। आयशा ने आंखें बंद करते उन खूबसूरत लम्हों को याद किया जो उसने अरसलान के साथ गुजारे थे। जैसे जैसे वह लम्हे याद कर रही थी, होठों पर ठहरी मुस्कान गहरी होती चली। जैसे जैसे वो लम्हात याद कर रही थी, लबों पर ठहरी मुस्कान गहरी होती चली जा रही थी। उसकी मोहब्बत बेहद थी, बेइंतहा थी। वो पागल थी अपने अरसलान के लिए। उससे कब के वो फायर करता, चारों जानिब से होती फायरिंग पाक फौज के आने की निशानदेही कर गई। उन्हें अपना बचाव करने का मौका ही ना मिला। जवान अंदर दाखिल होते, उन पर वार करते, उन्हें जहन्नुम वासिल कर गए। आयशा ने आंखें खोली, अपने अतराफ में गिरे दहशतगर्दों को देखते सामने देखा और सांस थम सी गई। आंखें हैरत और तहीर से फैल गई। वर्दी में मलबूस, हाथ में गन थामे, वो दहशतगर्दों के बेजान वजूदों को दहशतनाक निगाहों से देख रहा था। ये उसका वहम नहीं था, ये वहम हो ही नहीं सकता था। उसके सामने उसका अरसलान था। हाँ, उसका अरसलान, जो अब गन फेंके तेजी से उस तक आते उसे अपने सीने से लगा गया था। वही खुशबू, वही लमस, वही तासीर। बाकी फौजी वहां मौजूद डॉक्टरों को रिहा करते अपने साथ ले जा रहे थे, लेकिन वो उसे अपने सीने से लगाए अपने तड़पते दिल को राहत पहुंचा रहा था। आयशा ने गहरा सांस भरते उसके वजूद से उठती महक में सांस भरी। वहम नहीं है, ये वहम नहीं है। वो अपने होश हवास में ना थी। मुदहम लहजे में बड़बड़ाते वो अपनी आंखें बंद करते अपना वजूद ढीला छोड़ गई। अरसलान, वो भयानक ख्वाब के ज़ेर असर चीखती हुई उठी थी। पूरा वजूद पसीने से शराबूर था, तनफ्फुस बुरी तरह बिगड़ा हुआ था। जीने अरसलान, मैं यही हूँ। उस आवाज़ पर वो फौरन उसे अपने पहलू में बैठे अरसलान की जाने मुतवज्जे हुई। अपनी आंखें मुसलते उसने दोबारा देखने की कोशिश की कि आया उसका वहम तो नहीं था, लेकिन नहीं, वो उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। पिछले 1 साल से वो कई बार ऐसे ख्वाब देखकर नींद से जागी थी, लेकिन उस आवाज़ से उसकी समातें महरूम रही थी।
अरसलान, मेरे अरसलान, वहन नहीं है, ये हकीकत है। आप मेरे सामने, मेरे पास है। मैं आपको छू सकती हूँ ना? मैं आपको महसूस कर सकती हूँ? ज़रा एक बार मेरा नाम पुकारें अरसलान। बस एक बार मेरी आयशा कह दें। उसके करीब आते घुटनों के बल बैग पर बैठते, उसके चेहरे पर हाथ फेरते, भीगी आवाज़ में बोली। उस हमले के फौरन बाद ही मुझे एक मिशन के लिए पाकिस्तान से दूर जाना था और उसके लिए मेरी मौत का नाटक करना ज़रूरी था। जिस कफन को देखते आप सब रोए थे, टूट गए थे, वो मेरा नहीं था। मेरे कद-काद का कोई और शख्स था। ये नाटक इसीलिए किया गया था ताकि दुश्मन यही समझे कि वो हमें कमज़ोर करने में कामयाब हो गया है। मैं मिशन के लिए चला गया था। कुछ हफ्तों पहले वापस लौट आया था, लेकिन शनाख्त ज़ाहिर करने की इजाज़त नहीं थी। मुझे दुश्मनों को धूल चटा दी थी और मेरी जान के साथ-साथ आप सबको भी खतरा होता। लेकिन जब मुझे ये मालूम हुआ कि मेरी बीवी दहशतगर्दों के कब्जे में है, तो मैं मज़ीद सब्र नहीं कर पाया। अरसलान ने आयशा के साथ-साथ उन सबको भी तमाम सच्चाई से आगाह किया। और आपकी दूरी हम सब के लिए अज़ाब बन गई थी अरसलान। आप जानते हैं ना, बाबा मेरी शादी कराना चाहते थे। मोरे और मैं हक में नहीं थे। उन्होंने उससे मिलने के लिए भेजा और एक साया निकाब पोश। वो अपनी आदत से मजबूर भराई आवाज में सबकी शिकायत लगा रही थी कि कमरे में सबकी मौजूदगी, बातें खामोश हुई। अहमद साहब खफगी से इसे घूरते हंस दिए। बाबा से इस बात पर मैं नाराज हूँ। और रही बात निकाब पोश की, तो अरसलान की जान वो और कोई नहीं, मैं ही था। मुझसे दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए बीच की राह निकाली और आपसे चंद मुलाकातें कर ली। पहली मुलाकात में अपने ही कमरे में छुप कर आया था और दूसरी मुलाकात में आपको हद खौफ ज़दा कर गया। अरसलान लबों पर शोख मुस्कुराहट सजाए गोया हुआ, लेकिन उसकी आंखें स्याह थीं। आयशा ने बेयकीनी के हिसार में कैद खोए खोए लहजे में कहा, लेंस का कमाल। अरसलान कहता है उसकी हवाएं उड़ा। चेहरा देखकर हंस पड़ा और आयशा खफगी का इजहार करते रोने लगी। इस शख्स ने किस कदर खौफजदा किया था उसे। बस मेरी जान, अब ये खफगी नहीं चलेगी और न ही ये आंसू तुम्हारी आंखों में। अब मैं बर्दाश्त करूंगा। गमों के बादल छट गए हैं। अब आप सब का अरसलान आपके पास आ गया है। खुशियां फिर से दरवाजे पर दस्तक दे रही हैं और अगर अब आप लोग सेंटी होकर आंसू बहाने लगे, तो मैं अपनी बीवी को लेकर भाग जाऊंगा और वापसी छोटे अरसलान के साथ होगी। वैसे ही बहुत देर हो